अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। आई होप आप सब ठीक हैं, बढ़िया हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज है डे 21 दिसंबर 2022। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बफर जोन इशू। केरला सीएम अनाउंसेस अ स्लू ऑफ मेजर्स। देखिए, हमने जो इको सेंसिटिव जोन वाला टॉपिक है उसको ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब क्या है इको सेंसिटिव जोन और क्या ये इशू है। देखिए, केरला में क्या हुआ है कि जो एरियाज़ हैं, ठीक है, जैसे जो नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ठीक है, जो ऐसे एरियाज़ होते हैं, उनके अराउंड क्या किया है कि जो बफर जोन्स हैं, या आप कह सकते हैं इको सेंसिटिव जोन का जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है वहाँ पे इस्टेब्लिश करने हैं। अब क्या होते हैं ये इको सेंसिटिव जोन्स। देखिए, जैसे ये एक नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके 500 मीटर एरिया में इसको जो ये है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी इश्यूज़ को जो ये इशू है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा अब जो ये इशू है काफ़ी बढ़ गया है और केरला में काफ़ी एजिटेशंस और स्ट्राइक्स हो रही हैं इसी को लेकर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इको सेंसिटिव जोन, या इनको हम इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन्स भी कहते हैं, ये एरियाज़ कौन से होते हैं जिनको नोटिफाई किया होता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक है, अराउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स, ताकि ह्यूमन सेटलमेंट्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस से जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी को क्या किया जा सके, सेव किया जा सके, बचाया जा सके, और ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पे ना हो। इसलिए जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, इनके अराउंड बफर जोन्स, जिनको हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं, उनको बनाया जाता है, ठीक है। कौन से एक्ट के थ्रू, ठीक है, ये हमने उस दिन आपको बताया था कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसके अंडर गवर्नमेंट ऐसा करती है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ये जो है, ये जो कोई आप कह सकते हैं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसके क्या है, इसके जो अराउंड एरिया है, इस एरियाज़ को बनाया जाता है इको सेंसिटिव जोन या बफर जोन, ताकि ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो और जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे डिस्टर्बेंस कम से कम हो। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब होल्डिंग द ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखिए, ये है जो ये एडिटोरियल है आज का, ठीक है, ये हमारा आज का एडिटोरियल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो गवर्नमेंट का, ठीक है, जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, एक तो हम कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। जब हम इसको ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट कहते हैं, तो फिर जो अपॉइंटमेंट है, जितने भी मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के या जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब कैसे होता है अपॉइंटमेंट, देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप अपॉइंट करें एक पर्टिकुलर पर्सन को एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता है एक ऑटोनॉमस, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको कहा जाता है, जो पूरे इंडिया में जितने भी पार्लियामेंट के, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं और बाकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स को हम चूज़ करते हैं, उनके इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जितने भी रूल्स रेगुलेशन या जितनी किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साइन अलाउड करना, जितने भी ये काम हैं, ठीक है, इलेक्शन कंटेस्ट करवाना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सभी इससे कौन डील करता है, इससे डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इनके मेंबर्स या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस तरीके से अपॉइंट ना किया जाए कि जो उनकी इंडिपेंडेंसी, ठीक है, मेंटेन कर सके, तो फिर क्या है, ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। अभी यही इशू चल रहा है जिस पे रिजर्व किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जजमेंट, ठीक है। तो अब देखिए, इनको और भी बहुत सारे तरीक़ों से अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे ये तरीका है, इसमें तो टोटली जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो उसमें एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रहे हैं, फिर बाद में वो बॉडी, जैसे एक इशू आया था कि आप क्या कर रहे हैं कि जैसे जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ठीक है, इनका जो टर्म है वो है या तो 5 ईयर्स, ठीक है, या तो 5 ईयर्स, या फिर जब वो अटेन कर लें 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ईयर्स ऑफ एज, या तो जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, तो वो 5 साल ऑफिस में रहेंगे, या फिर जब उनका मतलब जो उनकी एज है वो 65 हो जाएगी, उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर आप कर रहे हैं ऐसे इंसान की, ऐसे एक पर्सन का अपॉइंटमेंट जिसकी एज 62 है,
तो उसका टाइम पीरियड तो 5 ईयर्स हुआ ही नहीं, 3 साल हुआ। या आप कर रहे हैं 63 ईयर्स ऑफ एज की जो पर्सन है उसकी अपॉइंटमेंट, तो उसके अपॉइंटमेंट के बाद उनका जो एज है वो तो 2 साल बची, ठीक है। 2 साल वो क्या वहाँ पे सर्व करेंगे? तो ये जो है ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए जो ये बॉडी है जो इंडिपेंडेंट कहलाती है, इसलिए इसका जो अपॉइंटमेंट है इनके मेंबर्स का और इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो भी एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट तरीके से होना चाहिए। चाहे वो किसी इलेक्शन के तरीके से हो, जैसे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का होता है। देयर आर सो मेनी अदर वेज, ठीक है, जो इसका सोल्यूशन है मिलना चाहिए। यही इश्यूज़ है और हर किसी के इस पर अलग अलग आप कह सकते हैं कि जैसे जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उनका भी एक अपना पर्सपेक्टिव है, जिससे वो कह रहे हैं कि जो किस तरीके से क्या होना चाहिए, कि इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए ऐसे ही। लेकिन जो ये एग्जिस्टिंग आप कह सकते हैं जो ये एक तरीका है इनको अपॉइंट करने का, इसको काफ़ी ज़्यादा क्या किया जा रहा है कि कह रहे हैं कि इसका जो कह रहे हैं कि ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ना तो अपोजिशन का, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना ऐसी किसी ऑटोनोमस बॉडी का क्या है आप कह सकते हैं उनका जो वो रोल प्ले नहीं कर सकते इनके अपॉइंटमेंट में। सिर्फ क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है जो इसकी इंडिपेंडेंस को क्या कर रही है, ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। नेक्स्ट है न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है जो COP15 है, जो हुआ है हमारा COP15, देखो इसको COP27 हुआ है जो UNFCCC का, इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं COP15 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं जो कब हुआ है, अभी जो कन्निंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हुआ है कब, 19 दिसंबर 2022 को, ठीक है। इसके बारे में बात करनी है कि 188 आउट ऑफ टोटल 196 मेंबर्स जो हैं उन्होंने जो ये कन्निंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट है इसको साइन किया है, इसको अडॉप्ट किया है। अब क्या है ये, अब इस जानती है, देखिए 3 जो इसके इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, जो टारगेट्स इन्होंने क्या करने हैं, अचीव करने हैं, ठीक है। 23 टारगेट्स कब तक, 2030 तक, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के टारगेट्स हैं, ठीक है, इनमें ऐसा नहीं कि आप बायोडाइवर्सिटी का यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ करेंगे लेकिन सस्टेनेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बात है वो है शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। इससे क्या होगा, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी कंट्रीज़ में, ताकि क्या होगा कि कंट्रीज़ क्या करें कि एक कॉपरेट करके तो इस चीज़ को क्या करें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को प्रमोट करें, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड करेंगी, ठीक है। ताकि देखिए यहाँ पे कहा गया कि 20 बिलियन a year बाई 2025 एंड एटलीस्ट 30 बिलियन बाई 2030 थ्रू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डेवलप कंट्रीज़। इतना जो है अमाउंट ये मिलना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। कौन देगा, डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो किसको प्रोवाइड करेंगी फंड, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है, ताकि वो इस फील्ड में बेहतर कर सकें, ठीक है। ये है जो COP15 हुआ हमारा, और जो हमारा आप कह सकते हैं कन्निंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट है, ठीक है। इसके जो 30 टारगेट्स, ठीक है, फिर उसके बाद ये जो फंड देंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। उसके बाद काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटी का जो ये हमारा टॉपिक है, ये है रूल 267 ऑफ राज्यसभा। देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि जो रूल 267 है राज्यसभा का, ठीक है, पिछले काफ़ी अरसे से आप देखें तो जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, ठीक है, अपोजिशन पार्टी के जो आप कह सकते हैं मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा में हैं, उनको चांस नहीं दिया जा रहा कि वो यूज़ कर सकें रूल 267 का। क्या है रूल 267? ये राज्यसभा का एक रूल है जो आप कह सकते हैं राज्यसभा रूल बुक का, जो अलाउ करता है क्या कि जो हमारा ऑलरेडी जो हमारा एक ऑलरेडी एक दिन का आप कह सकते हैं बिजनेस है, जो हमने डिस्कशंस वहाँ पे करनी है, आप उनको सस्पेंड करके कोई ऐसा मैटर जिसे हम कह सकते हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन हो, कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर हो, ठीक है, उसको एक मेंबर राज्यसभा का कहेगा कि हमें ये जो एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मैटर है इसको डिस्कस करना चाहिए, और जो बाकी पूरे दिन का बिजनेस, जो पूरे दिन का आप कह सकते हैं डिबेट है, उसको साइड पे रखे, ठीक है। ऐसा कोई भी जो राज्यसभा का मेंबर है वो क्या कर सकता है, रूल 267 का यूज़ कर सकता है। लेकिन इशू ये है कि पिछले काफ़ी अर्से से देखा जा रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं, ठीक है, उनको क्या है कि पूरा विंटर सेशन में उनका एक भी, ठीक है, ऐसा जो मोशन है एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा रूल 267 ऑफ राज्यसभा क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्विज़ का। अब देखिए, अब क्विज़ हम एक पैटर्न के साथ करेंगे। देखिए जैसे अब एक हफ्ता हम क्या करेंगे, सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री के। फिर जब नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें हम पॉलिटी के करेंगे,
फिर ज्योग्राफी के, ठीक है, फिर इकोनॉमी के। तो ऐसे करके क्या है, हमारा काफ़ी सिलेबस जो है अच्छे से कवर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनका हम रिवीजन भी कर लेंगे। उसके बाद हर हफ्ते के एंड में हम क्या करेंगे, जो एक प्रीवियस हफ्ते के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंसेस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, ठीक है, कि जितने भी हमें एविडेंस मिले हैं, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है वो कौन से पीरियड में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक में, या फिर मिडिल पैलियोलिथिक में, या फिर अपर पैलियोलिथिक में, या फिर मेसोलिथिक में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप गेस करें। और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर मेसोलिथिक ही होगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ये बताता है कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुई है मेसोलिथिक पीरियड में, इसका जो हमारा फर्स्ट जो एविडेंस है हमें कहाँ से मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर है बेगर। बेगर कौन सी जगह पे है, ये है राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। आप क्या करें कि हमारी रोज़ वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल लेट्स राइज के नाम से, आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं लेट्स राइज, ठीक है, उसको ज्वाइन करें ताकि आपको डेली पीडीएफ मिल सकें और आप इजीली अपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।